हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को विद डिटेल में हम लोगों ने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वंदे मातरम गीत है ये 1896 के अधिवेशन में कांग्रेस के रहीमतुल्ला सैनी थे इसके अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, रहीमतुल्ला सैनी की अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। अब इसमें जितने भी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। इसकी ट्रिक है, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। एक बार और बोलेंगे, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। तो रो से हो जाएगा रोहिंटन ट्रॉफी। ठीक है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी उसको बोलते हैं। जी से होता है जीडी बिरला ट्रॉफी और आर से होता है रणजी ट्रॉफी और ई से होता है ईरानी ट्रॉफी और सा से होता है सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप से हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी और झांसा से हो जाएगा रानी झांसी ट्रॉफी और दे से हो जाएगा देवधर ट्रॉफी और गई इसमें खाली छोड़ देंगे इसको। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन का पूरा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, रतौंधी को ही हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसान को शाम होने के बाद उसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम जो है, नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, हमने ट्रिक बताई थी आपको, रेथा एक टॉफी। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अभी नारे वाला वीडियो अगर बात करेंगे तो ये कल के वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेना इस चीज को। ठीक है, पूरे मैंने उसमें नारे भी कराए हैं। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे एक बार चुनाव हार गए थे, दोबारा जब ये खड़े हुए तो ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। हमने आपको ट्रिक बताई थी आपके लिए, इसको बोलते क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे इसके लिए ट्रिक क्या थी तो आप जानते हैं, रे था एक टॉफी। इसके लिए आप जानते हैं कि ए बी सी डी ई और के ये विटामिन के नाम हो जाएंगे। रे से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमीन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टो से हो जाएगा टोकोफेरल और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये देश है बांग्लादेश। हालांकि इन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूरा दिया गया है कि जनगण मन इन्होंने लिखा है। ठीक है, आमार सुनार बांग्ला लिखा है और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी इनसे प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी इंग्लैंड की सरकार ने, ब्रिटेन ने। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति में अगर देखेंगे तो पहले राष्ट्रपति थे हमारे, पहले राष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति हो जाएंगे हमारे। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है,
और अभी हाल में कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। राजघाट किसका समाधि स्थल है, जो राजघाट है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और इस राजघाट पे लिखा हुआ है हे राम, क्योंकि इनका जो आखिरी वर्ड था महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को जब इनको गोली मारी थी नथुराम गॉडसे ने, तो इनके मुख से निकला था हे राम। ठीक है, और ये दिल्ली में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जो भारत का मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैनचेस्टर की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया का, जो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर इसे किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को। ठीक है, अगर वर्ल्ड का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कहते हैं ब्रिटेन को। और अगर बात करेंगे पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो पड़ता है जापान के ओसाका में। ठीक है, और बहुत सारे मैनचेस्टर हैं, आप उनको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया गया था, किसने किया था, तो तात्या टोपे ने। ठीक है, अब यहाँ प्रमुख समाधि स्थल हैं, आप देख लीजिए एक बार, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो राजघाट है महात्मा गांधी का, शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का, शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का, अभय घाट है मोरारजी देसाई का, अभय होई जो मुझे डराई, तो मुंह से हो जाएगा मोरारजी देसाई। किसान घाट आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को। ठीक है, इन्होंने किसानों के मसीहा भी कहा था इनको। ठीक है, उदय भूमि ये है KR नारायण का। ठीक है, वीर भूमि है राजीव गांधी का, और महाप्रयाण घाट जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। नारायण घाट की बात करेंगे तो ये गुलजारी लाल नंदा जी का। ठीक है, और समता स्थल है जगजीवन राम का, और चैत्रा भूमि है BR अम्बेडकर की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ये बहुत आता है एग्जाम में। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। ठीक है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो सिख थे। ठीक है, और इन्होंने जो राजीव गांधी थे इनके एक बिल को पॉकेट में रख लिया था, इसलिए पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था इन्होंने, ज्ञानी जैल सिंह ने। कर्म भूमि है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की, और सदैव अटल है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था, तो ये भेज दिया था बर्मा में। ठीक है, बर्मा के रंगून में। ठीक है, ठीक है, रंगून में। ठीक है, वहीं पे इनका समाधि स्थल बनाया है, जिसे बोलते हैं मकबरा बोलते हैं। और इस मकबरे को जो खुद के द्वारा बनाया जाता है उस मकबरे को बोलते हैं हयाती मकबरा। ठीक है, ये जो बहादुर शाह जफर था इसके आखिरी वर्ड थे कि मतलब कि मैं इतना बदनसीब बादशाह हूं मैं कि जिस जमीन में पैदा हुआ उस जमीन में 2 गज जमीन भी न मिल सकी, तो इसलिए इसने अपने लिए खुद के लिए मकबरा बनाया था। कहाँ पे, रंगून में। और इस मकबरे को जो खुद बनाया जाता है उसे बोलते हैं हयाती मकबरा। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी फरवरी मास के पूरे दिवस देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये अमरकोट के राणा बीरसाल थे। ठीक है, राणा बीरसाल के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के राणा बीरसाल के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, जहाँ पे हुमायूं अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को छोड़ गया था। ठीक है, तो वहीं पे इसकी जन्म हुआ था। हालांकि इसके जन्म पे बड़ा विवाद रहता है अक्सर कर, क्योंकि ये जो इनका जन्म हुआ है जिस समय हुमायूं छोड़ के जाता है उसके लगभग लगभग 1-1.5 साल बाद जन्म होता है। ठीक है, और हुमायूं लेके आता है लगभग लगभग 2 साल बाद। ठीक है, तो इससे विवाद रहता है हमेशा। ठीक है, अकबर जो था इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, और इसकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को। ठीक है, इसका शासनकाल
1556 से लेके 1605 तक रहा है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है? अभी हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। पहले देखेंगे मुगल के बारे में। ठीक है, तो पहले देखिए मुगल्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक मिनट, देखिए मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो 1526 में जब बाबर आता है तो बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ता है। कौन सी? पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ता है, और इसमें लड़ाई होती है किससे? है इब्राहिम लोदी से और बाबर से। ठीक है, इसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है, पहली बार बाबर यहीं पे तोप का इस्तेमाल करता है। हालांकि बाबर बाजौर में इस्तेमाल कर चुका होता है पहले से, लेकिन बड़े पैमाने पे पानीपत के फर्स्ट में यूज करता है तोपों का। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद 1530 से लेके 1556 तक रहता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं रहता है। हालांकि 30 से 40 तक रहता है, और फिर 55 से 56 तक रहता है हुमायूं। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है बीच में इसको हरा देता है चौसा और बिलग्राम के युद्ध में। 1556 में दोबारा से अकबर आता है। ठीक है, अकबर आता है, और अकबर को बैरम खान के संरक्षण में 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल लड़ना पड़ता है, आपको पता है, हेमू से। ठीक है, और इसमें जो है बैरम खान या फिर अकबर का ये विजयी रहता है। तो 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहता है, और 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर रहता है। ठीक है, और जहांगीर के बाद 1628 से लेके 1658 तक आता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां वही है जिसने पीकॉक थ्रोन बनवाया था, और आगरा का ताजमहल बनवाया, और दिल्ली का लाल किला बनवाया है। ठीक है, 1659 में गद्दी पे बैठता है औरंगजेब। ठीक है, और 1707 तक रहता है ये। ठीक है, इसके बाद 1707 के बाद जो है मुगल का जो पीरियड कहा जाता है, ये बहुत ही वर्स्ट पीरियड कहा जाता है। हालांकि उसको ऊपर वाले को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, या फिर क्लासिक पीरियड बोलते हैं उसी को। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है, ये जो इसके पहले ही डेथ हो चुकी होती है इन तीन भाइयों की। हालांकि इसको मारने के बाद चारों को मारने, दो और बचे रहते थे, उनको मारने के बाद मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह फर्स्ट कहा गया या शाह आलम फर्स्ट कहा गया, ये गद्दी बैठता है। ये बहुत वृद्ध बादशाह होता है। ठीक है, 63 साल की उम्र में गद्दी बैठता है। ठीक है, 1707 से लेके 12 तक रहता है। इसके बाद 1712 के बाद जहांदार शाह गद्दी बैठता है 12 से लेके 13 तक। ठीक है, उसके बाद फर्रुख सियर गद्दी बैठता है। फर्रुख सियर 13 से लेके 19 तक रहता है। फिर रफीउद्दौला रहता है, 19 में बैठता है। 19 में मृत्यु हो जाती है इसकी, किस बीमारी से मृत्यु होती है इसकी। और रफीउद्दर्जात बैठ जाता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में गद्दी बैठता है और 48 तक रहता है। फिर 48 में इसका बेटा गद्दी बैठता है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक गद्दी पर रहता है। ठीक है, इसके बाद आलमगीर सेकंड आता है, जिससे 54 से लेकर 59 तक गद्दी बैठता है। फिर आता है शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड वही है जिसके समय बक्सर हुआ था। ठीक है, बक्सर और प्लासी, ध्यान रखना। ठीक है, बक्सर में ये खुद पार्टिसिपेट करता है शाह आलम सेकंड। ठीक है, और बाद में ये अंधा हो जाता है 1788 में। उसका 1806 तक गद्दी में रहता है। ठीक है, 1806 के बाद 1837 तक रहता है अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड 1806 से लेके 37 तक रहता है। उसके बाद आता है बहादुर शाह सेकंड, 1837 टू लेके 1858 तक रहता है। ठीक है, और बाद में 1862 में इसकी रंगून में डेथ होती है, जहां इसका हयाती मकबरा बना हुआ है। कौन सा? हयाती मकबरा। आप ये ध्यान रखना, ये एक बार पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस बादशाह का हयाती मकबरा रंगून बना हुआ है, तो कौन है? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड कहेंगे। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? तो ये था जो औरंगजेब का बेटा था, मुअज्जम, जिसे बोल सकते हैं बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट। अब आगे देखिए क्वेश्चन, हमने फरवरी मास के पूरे मंथ के आप महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। तो देखिए 1 फरवरी को होता है तट रक्षक दिवस, इसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ICG। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब होता है? 1 फरवरी को। 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और देखिए 2 फरवरी 1971 को एक जगह है ईरान में, रामसर कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को। यहीं से वेटलैंड डे की शुरुआत होती है। ठीक है, विश्व के ऐसे जो स्थल होते हैं जो आर्द्र भूमि क्षेत्र की शर्तों को फॉलो करते हैं, उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 फरवरी को होता है
विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कौन सा? विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है, 4 फरवरी को होता है, ठीक है। 1 फरवरी को होता है तटरक्षक डे, 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को होता है सुरक्षित इंटरनेट डे, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में इंडिया का 129वां स्थान है, ठीक है। सस्ते में हालांकि सेकंड नंबर पे हम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये मनाते हैं 10 फरवरी को, ठीक है। 11 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस, ठीक है। ये इंपोर्टेंट दोनों बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 12 फरवरी को होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और 13 फरवरी को हम लोग कई बार बता चुके हैं, 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो डे, ये दोनों दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 फरवरी को बर्थडे होता है सरोजिनी नायडू का, जो कि यूपी की पहली राज्यपाल और इंडिया की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। 14 फरवरी की बात करेंगे, पंडित दीनदयाल पुण्यभूमि है, पंडित दीनदयाल जी जो थे इनकी पुण्यतिथि है, कब? 14 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस है और 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आप याद कर लेना, ठीक है। 22 फरवरी को होता है विश्व स्काउट दिवस, स्काउट डे भी एग्जाम में आता है, विश्व स्काउट डे होता है 22 फरवरी को। और 24 फरवरी को होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और 27 फरवरी को होता है एनजीओ डे और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी, इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए विश्व के महाद्वीप के बारे में बात करेंगे अगर, देखिए विश्व के महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया था, कौन था? वो था ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो वो था एशिया। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे आता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है, एरिया के साथ बता रहे हैं ये, एरिया के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया, सेकंड पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे आता है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे आता है दक्षिणी अमेरिका और फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका और सिक्स नंबर पे आता है यूरोप और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे लास्ट होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है हिंद महासागर, ठीक है। ये है हिंद महासागर पूरा, ठीक है। और इधर भी पड़ता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति को ट्रायंगल की शेप में है और अटलांटिक ओशियन की आकृति है ऐसा आकृति में, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? ठीक है, ये है सैन मारिनो, ठीक है। देखिए इसमें एक विवाद है, हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें विवाद रहता है हमेशा, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट हम बता सकते हैं इस फैक्ट में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। अगर पूछ लेगा विश्व का सबसे पहला लिखित है तो सैन मारिनो लगा सकते हैं आप। हालांकि अमेरिका भी अपने आप को सबसे पहला संविधान मानता है, सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है अमेरिका। बड़े में अगर आए सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है तो ऑफकोर्स इंडिया है, ठीक है। उसमें लगा सकते हैं आप आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे, ठीक है। और अब इसमें देखिए यूपी के देख लीजिए, क्योंकि यूपी के एग्जाम होने हैं अभी हाल में। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी यूपी की? तो वो थी सुचिता कृपलानी। लेकिन अगर यूपी के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो नाम लगाना सुचिता कृपलानी का। हालांकि ये क्रम के हिसाब से तीसरी मुख्यमंत्री थी। यूपी के पहले राज्यपाल पूछेंगे तो ये थे यूपी के प्रथम राज्यपाल होम सरजी मोदी, ठीक है। हालांकि प्रथम महिला राज्यपाल का अगर नाम पूछेगा तो सरोजिनी नायडू का नाम लगाना, ठीक है। और प्रथम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यूपी के पहले प्रथम लोकायुक्त कौन बने हैं? तो बिशंबर दयाल जी। यूपी की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? मायावती। और यूपी की दलित मुख्यमंत्री पूछे तो भी मायावती, ठीक है। अब देखिए सुएज नहर किन दो सागरों को ऐड करती है? सुएज नहर जो है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी, शंभूलाल, ठीक है। सा से हो जाएगा सुएज और वहां से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से हो जाएगा लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ऐड करती है कौन सी? तो सुएज नहर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम एक बार क्या करते हैं, सारी सारी नहरें देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन इससे।
ठीक है। स्वेज नहर जो है इस पे किस कंट्री का कब्जा है, तो मिस्र कंट्री कब्जा है, ठीक है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को ऐड करती है। जो स्वेज नहर है इसकी पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको अभी आगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देख लीजिए। पनामा नहर जो ये कंट्री है पनामा, इसका किस पे कब्जा है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन महासागर को इसमें ऐड करती है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है और कैरेबियन सी है, उसको दोनों को ऐड करती है। जो कील नहर है, ये कील नहर है, ये जर्मनी का इस पे कब्जा है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ऐड करती है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं कि जो बाल्टी जैसी आकृति होती है उसमें क्या लगी होती है, कील लगी होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ऐड करती है कील नहर। गोटा नहर की बात करेंगे तो ये स्वीडन में है और ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है, ठीक है। सू नहर की बात करेंगे तो ये यूएसए में है और इसमें सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में कौन सी पड़ती है, सू नहर, ठीक है। ईरी नहर की बात करेंगे तो ये यूएसए में है, ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में है ये, ठीक है। ईरी झील और मिशिगन झील। अमेरिका का जो महान झील क्षेत्र है उसमें 5 नहरें पड़ती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। तो एरी और मिशिगन को ऐड करती है एरी नहर, ठीक है। एक पड़ती है बेलेंड नहर, ये बेलेंड नहर जो है ये ऐड करती है एरी झील को और ओंटारियो को, ठीक है, दूसरी और चौथी को। केपी नहर की बात करेंगे तो ये भारत में स्थित है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ये कौन सी, केपी नहर, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है केपी नहर। अब देखिए आगे, मैनचेस्टर नहर, ये इंग्लैंड में पड़ती है, ये मैनचेस्टर को लिवरपूल से ऐड करती है, ठीक है। उत्तरी सागर नहर की बात करेंगे तो ये जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है ये, ठीक है। अल्बर्ट नहर की बात करेंगे, ये पश्चिमी यूरोप में स्थित है और यहाँ पे एंटवर्प लीग और बेनेक्स के बीच में ये, बेनेलक्स के, ठीक है। न्यू वाटरवे की बात करेंगे तो ये जर्मनी में स्थित है, उत्तरी सागर और रोटरडम के बीच में है ये। बोल्गा या डॉन नहर की बात करेंगे, बोल्गा डॉन नहर की बात करेंगे तो ये रूस में स्थित है, कहाँ पे, रूस में। इसमें बोल्गा नदी है और डॉन नदी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बोल्गा डॉन नहर, ठीक है। बोल्गा और डॉन को ऐड करती है, रूस में स्थित है, ठीक है। क्रा नहर की बात करेंगे तो ये थाईलैंड में है और ये अंडमान सागर और थाईलैंड खाड़ी के बीच में ये प्रस्तावित है, बनी नहीं है, ठीक है। और इस पे जो जो एक तरीके से जो लोग जियोग्राफर जो हैं उन लोगों ने इसको मना किया है बनाने के लिए, हालांकि अब देखो थाईलैंड मानता है कि नहीं मानता है इस चीज के लिए। चीन की महान जो नहर है ये चीन में स्थित है और ये बीजिंग और हंगजाओ को ऐड करती है। अब देख लीजिए स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर जो है ये 1869 में बनकर तैयार हुई है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, भूमध्य सागर और लाल सागर के लिए शंभू लाल, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को ऐड करती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, ठीक है। इस पे जो स्वेज नहर है इस पे मिस्र का कब्जा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए 1856 में जो फ्रांसीसी एक विज्ञान इंजीनियर थे फर्डिनेंड लेपेप्स, इसने क्या किया था, इसको बनाया था, ठीक है। मिस्र ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, कब किया था, 1956 में, ठीक है। बन के तैयार तो बहुत पहले हो गई थी 1869 में, लेकिन 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक है। और आपको पता ही है कि एशिया और अफ्रीका को ये अलग करती है। स्वेज नहर जो है ये उत्तरी सागर जो उत्तरी में हिस्से में है इसे बोलते हैं पोर्ट सईद, और जो दक्षिणी हिस्से पड़ता है इसे बोलते हैं पोर्ट स्वेज। इस प्रकार से उत्तरी में जो हिस्सा पड़ता है इसको बोलते हैं पोर्ट सईद और दक्षिणी में पड़ता है इसे बोलते हैं पोर्ट स्वेज, ठीक है। इसी में जो एवर गिवन जहाज था चाइना का ये फंस गया था यहाँ पे। पनामा की बात करेंगे तो पनामा नहर जो है ये 1914 में से बनवाया गया था, इसे बनाया था यूएसए ने, ठीक है। 2000 के पहले इस पे यूएसए का कब्जा भी था, लेकिन बाद में पनामा नहीं, पनामा कंट्री को इसने सौंप दिया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है ये, ठीक है। और इसमें लॉक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। आप बाकी पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है, इतना ही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर देना इस चीज़ को, ठीक है। और हो सके तो किसी को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।